गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे हम अपनी विजन आईएएस की पीटी 365 जो कि इकोनॉमी की है उसे कंटिन्यू करते हुए आज आपके सामने पार्ट 6 प्रेजेंट कर रहे हैं। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। शुरुआत करेंगे बच्चों पहले टॉपिक से, जो कहता है कि भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्यारे हमारे आरबीआई ने रिलीज करी है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट 2021 के लिए। तो बच्चों इस रिपोर्ट में क्या देखने को मिला है? रिपोर्ट देखने को मिलता है भाई रिस्क क्या है हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, ना क्या खतरा है भाई हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को। अगर हम देखें कि जिस तरह से अभी इश्यूज चल रहे हैं आपके डेवलपमेंट और रेगुलेशन जैसे हो रहा है फाइनेंशियल सेक्टर का, उस हिसाब से क्या आखिरकार हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को आगे रिस्क है। तो देखिए परफॉर्मेंस पैरामीटर जानते हैं क्या इस रिपोर्ट ने पाया, ये जानते हैं, और साथ में ट्रेंड क्या रहा ये देखते हैं। देखिए जो कैपिटल टू रिस्क वेटेज असेट रेशियो है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में CRAR बोलते हैं, जिसे हम लोग कैपिटल एडिक्वेंसी रेशियो भी बोलते हैं। ये ऐसा रेशियो होता है कि भाई बैंक की कैपिटल कितनी है और साथ में इसका रिस्क वेटेड एसेट या फिर करंट लाइबिलिटीज उसकी कितनी है। और बेसिल नॉर्म्स के हिसाब से इसको 8% तक के लिए माना गया था, लेकिन देखने को मिला है कि मार्च 2020 में 14.7% रहा है, वही जगह सितंबर 2020 में 15.8% रहा है, तो ये इम्प्रूव हुआ। उसके बाद जो दूसरा देखने को मिला है कि जो क्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट GNPA का रेशियो क्या होता है। देखिए नॉन परफॉर्मिंग असेट ये ऐसे लोन होते हैं, ऐसे एडवांसेस होते हैं जिनका प्रिंसिपल या तो फिर इंटरेस्ट मतलब मूल या तो फिर ब्याज जो है, जो पेमेंट बचा हो बैंक को देने को, वो ओवरड्यू रहा हो 90 दिनों तक, NPA बन जाते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि मार्च 2020 में 8.4% था, वही जगह सितंबर में 7.5% हो गया। तो ये देख लीजिए यहाँ पे ये नीचे की तरफ हुआ। उसके बाद यहाँ पे तीसरा अगर हम बताएं तो जो प्रोविजन कवरेज रेशियो है, मतलब बैंक्स को यहाँ पे ज़रूरत होती है ना बच्चों कि कुछ अपने प्रॉफिट का कुछ पैसा जो है इसको प्रोविजन के तौर पे अलग रखती हैं कि मान लीजिए जो इन्होंने लोन दिया है वो लोन इनको वापस ना मिले तो ये उस पैसे से चीज़ों को कवर कर ले, समझे। इसे हम लोग प्रोविजन कवरेज रेशियो बोलते हैं। अगर मान लीजिए हाई PCR रेशियो है, मतलब 70% के अबव है, तो इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर जो क्वालिटी इश्यूज हैं वो अच्छे से ध्यान में रखे गए हैं और बैंक को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मान लीजिए पैसा डूबता भी है तो बैंक के पास पैसा होगा। तो मार्च 2020 में ये 66.2 था, वही जगह सितंबर 2020 में ये 72.4 हो गया। तो ये भी यहाँ पे इम्प्रूव हुआ है। तो ये कुछ बात हो गई इसकी। नेक्स्ट टॉपिक की जो हम बात करेंगे वो कहता है आरबीआई ने कंडक्ट करा है अपना पहला ओपन मार्केट ऑपरेशन स्टेट डेवलपमेंट लोन्स के अंदर। जानते हैं क्या है? देखिए हमारे इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे दोनों ही, चाहे वो ट्रेजरी बिल्स हो, चाहे वो बॉन्ड्स हो या फिर डेटेड सिक्योरिटीज हो, दोनों को ही ये इशू करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। भाई जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड को इशू करती है या तो फिर डेटेड सिक्योरिटीज को इशू करती है, जिनको हम लोग SDLs बोलते हैं, समझे। तो यहाँ पे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ट्रेजरी बिल्स को भी इशू कर सकती है। अब देखिए जो SDLs जो मैं आपको बता रही हूँ, मतलब यहाँ पे बॉन्ड्स और डेटेड सिक्योरिटीज वगैरह जो हैं, ये क्या होते हैं? ये ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जिन्हें स्टेट गवर्नमेंट इशू करती हैं, और ये इसके जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं वो अगर मैं बताऊं तो सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज से ज़्यादा ही होते हैं। ये काफ़ी सेफ होते हैं एज G6, क्योंकि जो स्टेट्स हैं वो कंसिडर करी जाती हैं, भाई कंसिडर करती हैं तो सब सोवेरियन के तौर पे। उसके बाद जो ये SDL हैं, ठीक है, ये क्वालिफाई करे जाते हैं फॉर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। साथ में ये एलिजिबल भी होते हैं कि इनको आप गिरवी मतलब कोलेटरल के तौर पे भी रख सकते हो अगर आपको बोरोइंग करना है मार्केट रेपो के थ्रू, एज वेल एज आप बोरोइंग जो है कर सकते हो बाय एलिजिबल एंटिटीज फ्रॉम RBI अंडर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो आप इनको SDL का यूज एज एन कोलेटरल भी कर सकते हो। देखिए ओपन मार्केट ऑपरेशंस ये आरबीआई करता है। कैसे करता है? सेल या परचेज करके गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मतलब G6 भी बोलते हैं इसको। कैसे? यहाँ पे इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो रुपए की लिक्विडिटी कंडीशन है मार्केट की, उस हिसाब से ध्यान में रखते ही ओपन मार्केट ऑपरेशन करता है आरबीआई। अब मान लो कि मार्केट के अंदर पैसा बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, ठीक है, तो आरबीआई क्या करेगा? इस पैसे को खींचने के लिए अपनी तरफ ये जो है वो अपने जो भी ये ऐसे जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं
जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है इसे बेच देगा। अब लोग इसे खरीद लेंगे, पैसा दे देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, पैसा मार्केट में कम हो जाएगा। वही जगह जब पैसा मार्केट में बहुत कम होता है, डिप्रेशन की वाली सिचुएशन आ गई है, डिफ्लेशन आ रखा है, तो क्या होता है कि आरबीआई जो है अपनी इन्हीं सिक्योरिटीज को खरीदने लगता है। जब खरीदने लगता है गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को, तो पैसा वापस से मार्केट में आने लगता है, तो अपने आप इस तरीके से चलती है ये पूरी मार्केट। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कहता है कि भाई आरबीआई रिलैक्सेस नॉर्म्स फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ एटीएम्स बाय वाइट लेबल प्लेयर्स। क्या है जानते हैं। अब क्या होगा कि जो वाइट लेबल एटीएम प्लेयर्स हैं, ये यहाँ पे इनके पास मैनेजेबल एनुअल टारगेट हुआ करेंगे। पहले क्या थे, पहले इनके पास काफी स्टिफ रन रेट सेट करे गए थे जो लाइसेंस टर्म 2012 के अंदर। तो अभी ये रिलैक्स हो गया है थोड़ा, अब इनके पास मैनेजेबल एनुअल टारगेट हुआ करेंगे। पहले क्या था कि अर्लियर अंडर वेरियस स्कीम प्लेस रेशियो रिक्वायरमेंट्स नंबर ऑफ एटीएम सेटअप इन टियर 3 to 6 सेंटर एंड नंबर ऑफ एटीएम्स इंस्टॉल इन टियर 1 to 2 सेंटर्स ऑन दी ऑपरेटर्स। पहले क्या था ना कि जो बहुत सारी स्कीम्स के अंदर जिन्होंने क्या किया था कि रेशियो रिक्वायरमेंट को रख रखा था ऑपरेटर्स के अंदर। अभी देखिए आपको समझाती हूँ, चीजें थोड़ी क्लियर करते हैं। देखिए वाइट लेबल जो आपका ये प्लेयर्स वगैरह हैं, है ना, एटीएम प्लेयर्स हैं, तो इसमें क्या है कि जो वाइट लेबल एटीएम है इन्हें सेटअप किया जाता है, ओन और ऑपरेट करा जाता है नॉन बैंक एंटिटीज के द्वारा। ठीक है, जो ये वाइट लेबल वाला मैं सीन बता रही हूँ, ये एटीएम को सेटअप करने वाले इनके ओनर जो होते हैं, ऑपरेट कर दिया जाता है, इनको नॉन बैंक एंटिटीज करती हैं। और जो कैश आता है इस एटीएम में, ये प्रोवाइड कौन करता है, ये स्पॉन्सर्ड बैंक प्रोवाइड करता है। वाइल एटीएम की मशीन जो है, ये यहाँ पे इसमें कोई भी ब्रांड की ब्रांडिंग नहीं होती। मान लीजिए पैसा आ रहा है किसी स्पॉन्सर्ड बैंक से, लेकिन जो एटीएम की मशीन है उसमें कोई उस बैंक की ब्रांडिंग नहीं है। मतलब कंपनीज को लाइसेंस की जरूरत पड़ती है आरबीआई से, अगर आपको बिजनेस रन करना है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के अंदर। साथ में जैसे टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट सोल्यूशन लिमिटेड हो गई, इसका जानते हो ना, आपने देखा होगा इंडी कैश, बहुत जगह देखा होगा। ये ऐसी पहली कंपनी है जिसे आरबीआई ने ऑथराइज करा है कि आप वाइट लेबल एटीएम्स खोल दो हमारे कंट्री में। साथ में नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई, ये लिंक करती है सारी एटीएम को हमारे इंडिया के अंदर। तो ये अलग अलग तरह के जो है, ये देखिए ये डिफर है फ्रॉम ब्राउन लेबल एटीएम। मतलब वाइट लेबल एटीएम जो है वो डिफरेंट है आपके ब्राउन लेबल एटीएम से, क्योंकि ब्राउन लेबल एटीएम्स को ओन और ब्रांड करती है कौन, बैंक्स, बट ऑपरेट और मेंटेन करती है कोई थर्ड पार्टी का ऑपरेटर। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंस है, आज मैंने आपको ये भी बता दिया। नेक्स्ट टॉपिक कहता है आरबीआई इंट्रोड्यूसर डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। आरबीआई ने यहाँ पे डिजिटल पेमेंट इंडेक्स को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा है। आरबीआई का जो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है, इसमें आपको 5 तरह के ब्रॉड पैरामीटर्स देखने को मिलेंगे, जिससे क्या होगा कि ये इनेबल करेगा मेजरमेंट, डीपनिंग एंड पेनिट्रेशन ऑफ डिजिटल पेमेंट्स, कि किस तरीके से हमारे कंट्री की जड़ों तक हमारा ये डिजिटल पेमेंट पहुंच पाया है इन अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से। इसके अंदर आपको पेमेंट इनेबलर, जिसका वेट जो है वो 25% रहेगा। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो डिमांड साइड फैक्टर्स 10% रहेगा, जिसमें आपका पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो सप्लाई साइड फैक्टर्स 15% रहेगा। पेमेंट परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो भाई 45%, और कंज्यूमर सेंट्रिसिटी की बात करें तो ये 5% रहेगा। अब आरबीआई का जो ये आपका डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है, इसे कंस्ट्रक्ट करा गया है विद मार्च 2018। इसको बेस पीरियड रखा गया है, बेस पीरियड इसका मार्च 2018 है। इसका मतलब जो आपका डिजिटल पेमेंट इंडेक्स का स्कोर है वो जो मार्च 2018 के लिए रखा गया है, ये 100 माना गया है। ठीक है, अब ये जो डीपीआई है मार्च 2019 के लिए, मतलब 1 साल बाद के लिए, और उसके बाद साथ में मार्च 2020 के लिए भी ये वर्कआउट है टू 153.47, और साथ में 2020 का हो गया है 207 ठीक है। तो ये हमें क्या दिखाता है कि भैया हमारे डिजिटल पेमेंट में 2018 के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। मैं खुद ही नहीं रखती हूँ, अपने मोबाइल के सिवा कुछ रखती ही नहीं हूँ, एटीएम कार्ड भी नहीं होता। खैर, डीपीआई का स्कोर जो है ये पब्लिश जो है करा गया है ऑन द आरबीआई वेबसाइट। ठीक है, डीपीआई स्कोर शैल बी पब्लिश, मतलब जो पब्लिश करा जाएगा आरबीआई की वेबसाइट पे करा जाएगा, सेमी एनुअल बेसिस पे किया जाएगा मार्च 2021 के बाद से। ठीक है, और इसमें लैग रहेगा 4 महीने का बीच में। उसके बाद लास्ट में हम यहाँ पे कुछ की कॉन्सेप्ट और एंटिटीज जो कि न्यूज़ में रही उनके बारे में बताना चाहते हैं। देखिए सबसे पहले तो आता है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। तो ये क्या है, एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज देते हैं, जैसे कि मान लीजिए छोटा छोटा कोई लोन दे दिया, माइक्रो क्रेडिट दे दिया, या फिर आपका रेमिटेंसेज ऑफ फंड्स, या फिर
कुछ पेंशन वगैरह को प्रोवाइड करा, इंश्योरेंस वगैरह को प्रोवाइड करा कुछ लो इनकम पॉपुलेशन को, जिनकी जो है इनकम इतनी नहीं होती। साथ में जो MFIs हैं, ये जो ग्रुप्स हैं, इनको रजिस्टर किया गया है एज एन NBFC, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज या फिर सोसाइटीज या फिर ट्रस्टीज या फिर कोऑपरेटिव्स के थ्रू। और जो पहली रजिस्टर करी गई थी MFI इंडिया के अंदर, वो थी सेल्फ एम्प्लॉयड विमेंस एसोसिएशन, जिसको हम लोग सेवा कहते हैं, और ये अहमदाबाद में करी गई थी 1974 में। दूसरी जो न्यूज में रही वो है वॉलंटरी रिटेंशन रूट। ये क्या है? ये एक इन्वेस्टमेंट विंडो है जो कि RBI के द्वारा प्रोवाइड करी गई है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को, जो यहाँ पे काफ़ी इजी रूल्स प्रोवाइड करता है इन रिटर्न फॉर अ कमिटमेंट टू मेक हायर इन्वेस्टमेंट, कि अगर आप अच्छे खासे हायर इन्वेस्टमेंट करते हो तो हम यहाँ पे काफ़ी इजी आपके लिए रूल्स बना देंगे। फिर आता है भाई जो न्यूज़ में रहा लिक्विडिटी ट्रैप। ये क्या है? ये एक ऐसा कॉन्ट्रैरी इकोनॉमिक सिचुएशन है जिसमें देखिए जो इंटरेस्ट रेट्स हैं बहुत कम होते हैं और सेविंग रेट बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, जिससे होता क्या है कि मनी पॉलिसी इनफेक्टिव बन जाती है। फिर समझिए यहाँ पे जो है क्या होता क्या है, ऐसा पीरियड चलता है इकोनॉमिक सिचुएशन का जिसमें इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो गए और इंटरेस्ट रेट्स आर वेरी लो, और जो सेविंग रेट है वो बहुत हाई हो गया। तो इससे क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी एकदम इनफेक्टिव हो गई, और इससे क्या होता है, ऐसा सिनेरियो बन जाता है जहाँ पे एडिशनल मनी सप्लाई जो है, जो जनरेट होती है हमारी इकोनॉमी के अंदर, वो चैनल हो गया, मतलब एक जगह से दूसरी जगह होती है टुवर्ड्स सेविंग्स rather than इन्वेस्टमेंट, thus rendering the economy to remain at same liquidity level। इस टाइम पे क्या हो जाता है कि भैया जो पैसा है वो जो जो जनरेट होता है इकोनॉमी के अंदर, वो जो है कहाँ, वो सेविंग में ज़्यादा लग जाता है और इन्वेस्टमेंट में कम लगता है। तो इससे क्या होता है, इकोनॉमी जो है वो सेम लिक्विडिटी लेवल पे रहती है। इसे बोलते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। अब कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज जो कि न्यूज में रही, तो ये क्या है, ये कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी मतलब NBFC होती है, जो यहाँ पे बिजनेस जो कि जैसे शेयर्स वगैरह को एक्वायर करना या सिक्योरिटीज को एक्वायर करने का काम करती है। ये यहाँ पे 90% से कम नेट एसेट्स को होल्ड नहीं करती इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर्स, डेब्ट या फिर लोन्स इन ग्रुप कंपनीज। रिसेंटली RBI ने फिर से अपने नॉर्म्स जो कि आपके कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज के लेके हैं उसे रिवाइज करा है। फिर नेक्स्ट रही है BIC मतलब बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी। ये क्या है जानते हैं? देखिए सरकार प्लान कर रही है कि एक होल्डिंग कंपनी बनाएगी सारी पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए, और BIC को म्यूटेट किया गया था 2014 में PJ नायक कमेटी के द्वारा, ताकि ये जो कंपनी होगी वो रिव्यू करेगी क्या गवर्नेंस है बोर्ड ऑफ बैंक्स की। साथ में BIC जो है वो काम करेगी, इंडिपेंडेंटली रहेगी, किसी भी बैंक के कंट्रोल में रह आएगी बिना सरकार के इंटरवेंशन के। BIC विल इंडिपेंडेंटली कंट्रोल और बैंक्स, आई एम सॉरी, BIC जो है वो अपनी तरफ से ही मतलब इंडिपेंडेंटली कंट्रोल करेगी सारे बैंक को, इसमें कोई भी सरकार का इंटरवेंशन नहीं होगा। साथ में ये हेल्प करेगी कि जो है जो सरकार है, सरकार का जो स्टेक है आपका इन सारे बैंक में, ये यहाँ पे कम हो अप टू 51%। ठीक है, उसके साथ में आखिरी में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब की बात कर लूँ, तो मैंडेट जो कि रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का है, इसमें ये है कि भैया आप इनोवेशन प्रमोट करिए पूरे फाइनेंशियल सेक्टर में, साथ में आप इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करिए ताकि फिनटेक रिसर्च और अच्छे से हो सके, साथ में फाइनेंशियल सेक्टर इंस्टीट्यूशन को के साथ आप कोलैबोरेट करके चलिए, और आखिरी में भाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन हो यहाँ पे फाइनेंशियल इनोवेशन के लिए। साथ में जो ये है RBIH मतलब रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, ये जो है विल बी गाइडेड एंड मैनेज, ये गाइड और मैनेज करा जाएगा गवर्निंग काउंसिल ऑफ 9 मेंबर्स एंड एक चेयरमैन के द्वारा। और आखिरी में लास्ट नवंबर में RBI ने लॉन्च किया था रेगुलेटरी सैंडबॉक्स स्ट्रक्चर, वो भी इसका भी सेम एम हुआ मतलब इसी सेम एम पे लास्ट ईयर RBI ने रेगुलेटरी सैंडबॉक्स स्ट्रक्चर को भी लॉन्च किया था। तो यहाँ पे हमारा ये पार्ट होता है कंप्लीट। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब योर चैनल सिर्फ IAS, एंड इफ यू वांट टू follow me on any other social media platform, link is in the description. Along with this you can watch these videos on Facebook also, just like the page Sirf IAS. And if you want to go for one daily real questions of Instagram, just follow us in Instagram. And if you want to join my membership, enjoy the various perks, just press the join button and enjoy the various perks. Thank you so much for discussion. Have a wonderful day ahead. Take care.